हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जाओ फैन ने फॉर्चून टेलर शाओहू और वाइल्ड डॉग टाविस्ट का साथ छोड़ दिया था। वो अभी के लिए साउथर्न रीजन की तरफ बढ़ रहा था। थोड़ी देर के लिए वो एक पहाड़ी पर रुका था जहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई थी। उस लड़के के पास एंशिएंट बीस्ट टाउटेई था जिसे देखकर जाओ फैन भी पहले चौंक गया था। स्टार्टिंग में जाओ फैन उससे कुछ बातें नहीं करता है, लेकिन फिर वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। अब आगे वो लड़का कहता है, इस दुनिया में अकेले रहना सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जाओफैन उसे घूरते हुए कहता है, अगर तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है तो तुम किसी को अपना दोस्त बना लो। ये बात सुनकर वो लड़का अजीब तरह से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, इस दुनिया में आखिर कौन मेरा दोस्त बनेगा? किसमें इतनी काबिलियत होगी कि वो मेरा दोस्त बन सके? उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद को बहुत महान समझता हो, पर असल में वो लड़का कौन था इसके बारे में तो अभी के लिए जाओपेन भी नहीं जानता था। इसलिए वो उस लड़के की बातों पर ध्यान नहीं देता है। थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद जाओपेन कहता है, ये इस दुनिया में आज तक तुम्हारा कोई दोस्त नहीं रहा है? इस पर वो लड़का अपना नाम में सिर हिला देता है। ये देखकर जाओपेन भी कुछ सोचने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो लड़का कहता है, आज तक मेरा कोई दोस्त नहीं रहा है, लेकिन एक ऐसा इंसान था जिस पर मैं बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। पर तो जाओफैन कहता है, पर क्या? इस पर वो लड़का कहता है, पर वो इंसान जिस पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, बाद में जाकर मुझे पता चला कि उस इंसान ने मुझसे आज तक जो भी बातें कही हैं वो सब झूठ हैं, और बाद में उसी इंसान की वजह से मेरी ज़िंदगी बद से बदतर हो गई। मैं सालों के लिए काले अंधेरे में कैद हो गया, और जब मुझे उससे बाहर आना था तब बाहर आने के लिए भी मुझे एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। खैर मेरी बातें छोड़ो, तुम अपना बताओ। क्या तुम्हारे मन में कोई अधूरी इच्छा है जिसे तुम मरने से पहले पूरा करना चाहते हो? उसकी बात सुन जाओफैन को अचानक से बियाओ की याद आ जाती है। तो सच में मरने से पहले किसी भी तरह बियाओ को दोबारा से जिंदा करना चाहता था। यहाँ तक कि अगर ज़रूरत पड़ती तो अपनी जान देकर भी बियाओ को दोबारा से ज़िंदा करना चाहता था। पर अभी के लिए उसे बियाओ को ज़िंदा करने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। उसने रास्ता ढूंढने के लिए 10 साल लगा दिए थे, अपना सारा दम लगा दिया था, अपनी सारी पावर लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद उसे आज तक कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला था जिससे वो बियाओ को ज़िंदा कर सके। हाँ, उसे ओल्ड शामैन का साथ तो मिला था जिससे उसके मन में एक उम्मीद जागी थी, लेकिन ओल्ड शामैन की डेथ के बाद अब वो उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी। इसलिए अभी के लिए वो एक गिल्ट में जी रहा था कि उसकी वजह से बियाओ ऐसी कंडीशन में चली गई है जहाँ पर वो ज़िंदा तो है, लेकिन उसकी कंडीशन मौत से भी बदतर है, और वो ये सब जानते हुए भी उसे चाहकर भी दोबारा से ज़िंदा नहीं कर पा रहा है। जाओफैन अपने ख्यालों में खोया रहता है। कुछ घंटों बाद जब वो अपने ख्यालों से बाहर आता है तो वो देखता है वो अनजान लड़का वहाँ से जा चुका है। उसके जाने के साथ साथ टाउटे भी वहाँ से चला गया था। अभी के लिए उस पहाड़ी पर बस जाओफैन और वो बंदर मौजूद थे। जाओफैन का बंदर आकर उसके कंधे पर बैठ जाता है। इधर जाओफैन मन ही मन सोचते हुए कहता है, मुझे जाकर उससे मिलना होगा, किसी भी तरह मुझे जाकर उससे मिलना ही होगा। पता नहीं जाओफैन यहाँ पर किसकी बात कर रहा था, पर वो जिसकी भी बातें कर रहा था उससे वो सच में बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से मिलना चाहता था। अब सीन चेंज हो जाता है और हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। बीस्ट गॉड की डेमनिक मॉन्स्टर आर्मी अभी के लिए सेंट्रल प्लान के अंदर भी घुस चुकी थी। इस वजह से सेंट्रल प्लान के कई सारे गांव और कई सारे शहर डिस्ट्रॉय हो गए थे। लोगों को अपनी जान पर दिन रात खतरा मंडराते हुए दिख रहा था। तभी उन्हें क्विंग्यू सेक्ट की तरफ से न्यूज़ मिली थी कि अभी के लिए क्विंग्यून सेक्ट, कियानिन टेम्पल और फैंगजियान वैली एक साथ आ गए हैं, और उस दुनिया में मौजूद सभी गुड फैक्शंस, गुड सेक्ट्स और कल्टिवेटर्स को अपना साथ देने के लिए क्विंग्यून सेक्ट बुला रहे हैं। जैसे ये खबर पूरे सेंट्रल प्लान में फैली थी, सेंट्रल प्लान के लगभग सारे कल्टिवेटर्स क्विंग्यून सेक्ट की तरफ रवाना हो गए थे। कुछ ही दिनों में क्विंग्यून सेक्ट में सभी कल्टिवेटर्स की भीड़ जम गई थी। अभी के लिए सभी के पास अपनी जान बचाने का बस एक ही रास्ता था, और वो रास्ता था क्विंग्यून सेक्ट का साथ देना। अगर वो अकेले जाकर डेमनिक मॉन्स्टर से लड़ते तो वो कभी भी जीत नहीं पाते, लेकिन क्विंग्यून सेक्ट के साथ मिलकर शायद उनके बचने के कुछ तो चांसेस होते।
इसलिए सभी ने क्विंगन सेक्ट का साथ देने का डिसीजन लिया था। पर सबसे अच्छी बात यह थी कि क्विंगन सेक्ट के पास बहुत जगह थी। ऐसे में इतनी ज़्यादा भीड़ जमने के बाद भी क्विंगन सेक्ट में अभी के लिए और लोगों के आने की जगह थी। सभी ने क्विंगन सेक्ट को अपने रक्षक की तरह देखना शुरू कर दिया था। सभी लोग अभी के लिए क्विंगन सेक्ट का साथ देने के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार थे। अभी के लिए क्विंगन सेक्ट पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल फैक्शन बन गया था। अब किसी भी फैक्शन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर क्विंगन सेक्ट का मुकाबला कर सके, जिस वजह से अभी के लिए ग्रैंड मास्टर की पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। वो अकेले ही लगभग पूरे कॉन्टिनेंट पर राज कर रहे थे। इस वजह से अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन पावर बढ़ने के साथ साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी काफ़ी बढ़ गई थी, इसलिए उनका पूरा दिन इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरे करने में ही निकल जाता था। अभी के लिए पूरा सेंट्रल प्लान एक अजीब सी खामोशी में चला गया था। एक रात हमें स्मॉल बैम्बू वैली का सीन दिखाया जाता है। स्मॉल बैम्बू वैली पीक पर अभी के लिए कुछ डिसाइपल एक जंगल में घूम रहे थे। इनकी लीडर वैन मिन थी, जिन्हें लीड करते हुए वहाँ पर निगरानी रख रही थी। तभी उनके साथ मौजूद एक छोटी सी लड़की एक जगह पर दिखती है। वहाँ पर उसे एक परछाई दिखाई पड़ती है। उस परछाई को देखकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो डरते हुए कहती है, सीनियर सिस्टर वैन मिन, वहाँ पर कोई तो है। उसकी बात सुनकर वैन मिन उस डायरेक्शन में देखती है, लेकिन वहाँ पर अभी के लिए कोई भी नहीं था। इसलिए वो कहती है, ज़रूर तुम्हें वहम हुआ होगा, वहाँ पर अभी के लिए कोई भी नहीं है। वो लड़की अभी के लिए सिर्फ 13 साल की थी, इसलिए वो छोटी छोटी चीज़ों से डर जाती थी। इसी वजह से उसकी बात सुनकर सभी को लगा था कि अभी के लिए उसे सिर्फ वहम हुआ है। इसलिए वो इन बातों को इग्नोर कर कर अभी के लिए वैन मिन से पूछती है, सीनियर, आखिर ग्रैंड मास्टर ने सीनियर लू को अकेले ही मून प्लेटफॉर्म पर क्यों भेज दिया है? क्या उन्हें वहाँ जाकर डर नहीं लग रहा होगा? मैंने सुना है वो जगह खतरनाक है। चाउशी, क्या तुम्हें नहीं पता है कि जब पैंगजियान वैली के मास्टर ने लू और ली की शादी का प्रस्ताव रखा था, तब ग्रैंड मास्टर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन फिर बाद में लू ने उसे मना कर दिया था। इससे ग्रैंड मास्टर की उस समय काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हुई थी। शायद इसी वजह से उन्होंने लू को ये पनिशमेंट दी है कि वो जाकर मून प्लेटफॉर्म पर ध्यान रखे और वहाँ पर जाकर निगरानी करे। तभी तीसरी लड़की कहती है, आखिर लू ने ली से शादी करने के लिए मना क्यों कर दिया होगा? क्या वो किसी और को पसंद करती है? ये सुनकर सभी लोग भी यही सोचने लगते हैं कि लू ज़रूर किसी और को पसंद करती है। तभी वैन मिन कहती है, अभी के लिए तुम लोग इन बातों पर ध्यान मत दो। अभी के लिए तुम लोग सिर्फ अपना काम करो और तुम लोगों को इन बातों को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए इन बातों पर फोकस करने की बजाय तुम अभी के लिए यहाँ पर अपनी निगरानी जारी रखो। वैन मिन की बात सुनकर सभी लोग दोबारा से अपने काम पर लग जाते हैं। काफ़ी देर तक कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन फाइनली चाउशी दोबारा से आगे आकर कहती है, सीनियर, हम जानते हैं कि आपको भी सीनियर लू की बहुत ज़्यादा चिंता होती है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि क्या सीनियर लू के मन में कोई है? क्या वो किसी से प्यार करती हैं? इस पर वैन मिन पहले तो उन्हें डांटना चाहती थी, लेकिन उन सभी के रिक्वेस्ट करने पर वो कहने लगती है, मैंने और लू ने अलग अलग टाइम पर स्मॉल बैम्बू वैली ज्वाइन की थी, लेकिन शुरुआत से ही हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। इन पिछले सालों में मैं लू को अच्छी तरह से जान गई हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा शांत रहती है और वो टीचर की हर बात मानती है, लेकिन अभी के लिए लू ने जिस तरह टीचर के कहने पर भी शादी का प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया था, मेरे हिसाब से उसके मन में ज़रूर कोई ना कोई होगा जिससे वो प्यार करती होगी। पर वो इंसान कौन है, ये तो मैं भी नहीं जानती। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद जाकर उस इंसान से लू की शादी की बात करती। वैनमिन की बात सुनकर वो सभी काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती हैं। उन्हें लगा था वैनमिन को तो कम से कम पता होगा आखिर लू किसे पसंद करती है, लेकिन रियलिटी तो ये निकली थी कि वैनमिन भी ये नहीं जानती थी कि आखिर लू ने शादी से मना क्यों कर दिया था। तभी एक लड़की कहती है, भले ही हम ये नहीं जानते हैं सीनियर लू आखिर किसको पसंद करती है, पर ज़रूर वो किसी ऐसे इंसान को पसंद करती होगी जो ली से भी ज़्यादा काबिल, ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा समझदार होगा। ये सुनकर सभी लोग अपना सिर हिलाने लगते हैं। जिसके बाद वैनमिन कहती है, अभी के लिए हमें यहाँ पर रुके काफ़ी टाइम हो गया है, अब हमें दोबारा से पेट्रोलिंग शुरू कर देनी चाहिए। उसकी बात सुनकर बाकी सभी लड़कियाँ भी अपना सिर हिलाती हैं। जिसके बाद वो सभी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं। उन लोगों के वहाँ से जाने के आधे घंटे बाद अचानक से घनी झाड़ियों से एक ह्यूमन फिगर बाहर आती है।
जिसने पूरी तरह से काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसके हाथ में एक बड़ी सी स्टिक थी। उसके कंधे पर अभी के लिए एक बंदर बैठा हुआ था और उसके शरीर से एक पावरफुल ऑरा निकल रहा था। वो लड़का लगभग पिछले 4-5 घंटों से वहाँ पर खड़ा था। उसने इन सभी की सारी बातें सुन ली थी। ये सब बातें सुनकर वो लड़का, जिसका चेहरा अक्सर इमोशनलेस रहता था, अभी के लिए उसके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। वो लड़का जल्दी से हवा में उड़ने लगता है और हवा में उड़ते हुए मून प्लेटफॉर्म को ढूंढने लगता है। काफ़ी देर तक इधर उधर नज़रें मारने के बाद आखिरकार उसे मून प्लेटफॉर्म दिखता है। मून प्लेटफॉर्म एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म था और ऐसा कहा जाता था, जब पूर्णिमा की रात होती थी तब मूनलाइट इस मून प्लेटफॉर्म पर पड़ती थी और मून प्लेटफॉर्म उस मूनलाइट को एब्जॉर्ब कर बहुत ही तेज़ी से चमकता था। एक तरह से उस समय उस मून प्लेटफॉर्म पर एक पावरफुल ऑरा निर्माण हो जाता था और जो भी इस कंडीशन में वहाँ पर ट्रेन करता था उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी। अभी के लिए जाओफेन उस मून प्लेटफॉर्म को देख रहा था। थोड़ी देर तक हिचकिचाने के बाद जाओफेन तेज़ी से मून प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगता है और कुछ ही पलों में वो मून प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है। अभी के लिए वो एक डायरेक्शन में देख रहा था। उस डायरेक्शन में उससे थोड़ी दूरी पर एक लड़की खड़ी हुई थी जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। उस लड़की की बॉडी से एक पावरफुल ऑरा निकल रहा था। उस लड़की ने भी कुछ महसूस कर लिया था। महसूस करने के बाद अचानक से वो लड़की कहती है, सीनियर, आखिर आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? आपको बार बार मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए वो लड़की पीछे मुड़ती है और अपने पीछे खड़े इंसान को देखकर चौंक जाती है। अभी के लिए उसके शब्द आधे में ही अटक गए थे। वो अपने सामने खड़े उस लड़के को घूरते हुए अचानक से चौंक कर कहती है, ज़ैंग ज़ैंग ज़ाओफेन, तुम यहाँ पर? उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि ज़ाओफेन यहाँ पर भी आ सकता है। अभी के लिए ज़ाओफेन उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। ज़ाओफेन के कंधे पर उसका बंदर था। ज़ाओफेन और लू आमने सामने खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों ही बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे के सामने आए थे तब उनके शब्द मानो उनके गले में ही अटक गए थे। काफ़ी देर तक प्लेटफॉर्म पर खामोशी छाई रहती है। इस दौरान ज़ाओफेन का बंदर, उसने भी लगता है कुछ महसूस कर लिया था, इसलिए वो जल्दी से ज़ाओफेन के कंधे से उतरकर वहाँ से दूर चला जाता है। बंदर के वहाँ से जाते ही ज़ाओफेन लू को देखने लगता है। इधर लू भी उसे देखते हुए कहती है, ज़ाओफेन, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर ज़ाओफेन उसे देखने लगता है और वो हल्के से कहता है, जब मैं यहाँ पर आ रहा था तब मैंने सीनियर वैनमिन की बातें सुन ली थी। उन बातों से मुझे पता चला कि तुम्हारे लिए शादी का प्रस्ताव आया था जिसे तुमने मना कर दिया। उसकी बातें सुनकर लू चौंक जाती है और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।